नमस्कार, जेके प्राइम में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद कुमार। हमारे इस कार्यक्रम को देखने वाले प्रत्येक दर्शक को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। और साथ साथ आपको बताते चले कि जगह जगह से हमारे पास रिपोर्ट्स आई हैं कहां कहां पे जन्माष्टमी का त्यौहार किस तरीके से मनाया गया है और इस पर्व को धार्मिक आस्था इसके साथ जुड़ी हुई है। और हर एक हिंदुस्तान में, प्रत्येक विदेशों में भी इस धर्म को, इस पर्व को बड़े हर्षोल्लास के साथ और धार्मिक आस्था के साथ मनाया जाता है। कहीं मटकी फोड़ी जाती है, लेकिन हमें अलग अलग जगह से फुटेज आई है, वो हम आपको दिखाते हैं। अपने बानी रहे बदलाव का ब्याज दिख रहा है, यानी बदला बदला यूटी केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर साफ नजर आ रहा है। लाल चौक में तिरंगा फहराया गया, लेकिन अब लाल चौक में जन्माष्टमी की रैली भी निकालेगी। बदलाव तो जरूर है। दर्शकों, जिस बात को लेकर के हमें पहले से आशंका थी, चाहे रक्षाबंधन का पर्व हो, चाहे जन्माष्टमी का त्यौहार हो, हर एक त्यौहार इस पूरे सप्ताह के बीच में चाइनीज सिंथेटिक थ्रेड, जिसको गट्टू हम बोलते हैं, ये गट्टू कहीं ना कहीं घातक साबित हो रहा था। एक मासूम बच्चे की जान गई और आज 22 लोगों को इस डोर, सिर्फ और सिर्फ मैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के रिकॉर्ड के मुताबिक बता रहा हूं कि 22 लोग इस गट्टू से जख्मी हुए हैं और 8 को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। बाकी लोगों को, आपको बताते चले कि बाकी लोगों को प्राथमिक उपचार देने के बाद वापस छोड़ दिया गया। कुछ रोज पहले ही हमने एक कार्यक्रम के माध्यम से, अपने इसी कार्यक्रम के माध्यम से बताया था कि ये चाइनीज डोर कितनी घातक है। डोर, धागा और पतंग, इसके बहुत सारे प्रसंग हमें देखने को मिलते हैं, लेकिन ऐसी डोर क्या जो जीवन की डोर ही ले ले। अफसोस होता है उन लोगों को, अफसोस होता है उन लोगों पर जो चंद पैसों के पीछे बिक जाते हैं और ऐसे धागे को, खतरनाक धागे को खरीदते हैं, बेचते हैं चंद पैसों के लिए, जो किसी की जान ले सकता है। लेकिन अब हम आपको बताएंगे कि बार एसोसिएशन के चुनाव हो चुके हैं। बार एसोसिएशन के बड़े अंतराल के बाद 2019 के बाद चुनाव हुए हैं, तो कहीं ना कहीं जो नई टीम आई है उसके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। एडवोकेट एमके भारद्वाज से हमने बातचीत की, जो प्रेसिडेंट बने हैं, भारी मार्जिन से जीते हैं। आइए देखते हैं उनका क्या कहना है। दर्शकों, इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं बार एसोसिएशन के न्यूली इलेक्टेड प्रेसिडेंट, तीसरी मर्तबा जीत के आए हैं, एडवोकेट एमके भारद्वाज। सबसे पहले आपको हमारे कार्यक्रम के माध्यम से बहुत बहुत मुबारक हो। एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके कंधों पर वुकलाज ने दी है। सिर्फ वुकलाज नहीं, पूरे जम्मू प्रोविंस में बार एसोसिएशन का एक इम्पॉर्टेंट रोल रहता है। जब जब कोई बड़ी एजिटेशन होती है, बार उसको
आगे आके लीड करता है। अब आप प्रेसिडेंट बन चुके हैं और आपकी प्रायोरिटीज क्या रहेंगी? पहला सवाल मेरा यही रहेगा आपसे। देखिए विनोद जी, सबसे पहले तो मैं सारे हमारे जो लर्नड मेंबर्स हैं, हमारे वोटर्स थे, उनका दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं। और आज कृष्ण भगवान जी का जन्मदिन है, जन्माष्टमी है। सबको, जो दर्शक भी देख रहे हैं और सभी अपने मेंबर्स को, दोस्तों को मैं इस मौके पर मुबारकबाद देता हूं। जहाँ तक प्रायोरिटीज़ का ताल्लुक़ है, आपने देखा होगा कि 2019 में बार एसोसिएशन के इलेक्शंस हुए थे और एक साल के लिए टीम चुनी गई थी। एक साल के बाद प्रैक्टिकली बार की कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं थी, अनरिप्रेजेंटेड थी हमारी बॉडी। तो जब कल रिज़ल्ट निकला, इलेक्शंस हुई परसों, कल रिज़ल्ट निकला और बार रिप्रेजेंटेटिव चुनेंगे, तो आप समझिए कि एक बात तो सामने आ गई कि आज अगर किसी मेंबर को ज़रूरत पड़ेगी तो वो मेंबर इमीडिएटली अपने जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, मैं हूँ, वाइस प्रेसिडेंट साहब हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं, उनसे बात कर पाएंगे। इसी तरह जो प्रायोरिटीज़ रहेंगी हमारे पास, सबसे हमारी बड़ी प्रायोरिटी ये रहेगी कि हमारी इंस्टीट्यूशन पिछले 1.5-2 साल में बड़ी वीक हुई है। हमारी रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी बड़ी वीक हो चुकी थी। एक तो हमने इमीडिएटली इसको रिस्टोर करना है। हमारे बार मेंबर्स के जो ग्रीवेंसेस हैं उनको हमने इलेक्शन के दौरान भी सुना और अदरवाइज़ भी मैं भी उनमें से एक अग्रीव्ड आदमी हूँ, जो मुझे भी लगता है कि ये ग्रीवेंसेस हमारे हैं। बाकी जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं उनको भी पता है कि ये जो ग्रीवेंसेस हैं, उन ग्रीवेंसेस को हम अगर देखें तो सबसे बड़ा जो हमें बड़ी डिफ़िकल्टी जो आती है वो ये है कि जो रजिस्ट्रेशन वर्क हमारा था, वो रजिस्ट्रेशन वर्क जुडिशल ऑफिसर्स से निकल कर चल के एडमिनिस्ट्रेटिव जो रेवेन्यू अथॉरिटीज़ हैं इनके पास चला गया। अच्छा, इनके ऑफिसेज जो हैं वो डिफरेंट प्लेसेस पे सिचुएटेड हैं। आगे जितने भी सब रजिस्ट्रार्स थे वो सारे एक ही जगह, एक ही प्रीमिसेस में बैठते थे। सुबह सभी वकला साहिबान के पास जो रजिस्ट्रेशन वर्क होता था 1-2 घंटे में सारा कंप्लीट हो जाता था। हमारी एक प्रायोरिटी रहेगी कि रजिस्ट्रेशन वर्क जो है वो हमारी कोर्ट प्रीमिसेस के अंदर, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट प्रीमिसेस के अंदर कोई एक साइट पे हमें जगह मिल जाए, या इसके एडजाइनिंग कोई जगह मिल जाए। वो जगह की हम यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट करेंगे, एलजी साहब से भी हम अपील करेंगे कि वकला साहिबान की ये वाली जो ग्रीवेंस है उसको रिड्रेस किया जाए और हमें इमीडिएटली सब रजिस्ट्रार्स के ऑफिस हमारे इस एरिया में वो लोकेट करवाने चाहिए। उसकी हम वो हमारी ये एक प्रायोरिटी रहेगी। दूसरी प्रायोरिटी हमारी रहेगी सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, जो जिसको कैट, जिसको हम कैट कहते हैं, उसको भी शिफ्ट करने का कहा जा रहा है कि उसको भी डीसी ऑफिस के पास शिफ्ट करने की बात देखिए ना, जहाँ पे आज की डेट में कैट है वहाँ पे तो अच्छा कोर्ट रूम नहीं है, वहाँ कोई पार्किंग प्लेस नहीं है। वहाँ अगर वकला साहिबान जाएँ उनके बैठने, गर्मी के मौसम में अगर वकला साहिबान जाएँ तो वो कहाँ बैठेंगे? वहाँ तो कोई अरेंजमेंट नहीं है कैट में। तो उसके लिए भी हम एक एफर्ट करेंगे कि मैक्सिमम वर्क जो हमारा हाई कोर्ट का था वो सर्विस मैटर्स थे, वो ट्रांसफ़र होके कैट में चला गया। तो आज तो वो काम ऑनलाइन हो रहा है। ऑनलाइन फैसिलिटी भी सारे वकला साहिबान के पास नहीं होती। मैंने खुद देखा है, जब मैंने भी खुद काम करना हो, मैं कोर्ट से कई बार निकल करके अपने घर आता हूँ, घर आकर के मैं कनेक्ट करके तो वो अपनी मैटर जो है वो घर से करता हूँ। इसी तरह सारे हमारे जो वकला साहिबान हैं वो ये काम ऐसे ही कर रहे हैं। तो हम अब कोशिश करेंगे कि कैट जो है इसके लिए भी कोई ठीक प्रॉपर एप्रोप्रिएट जगह हमें मिल जाए उसी एरिया में, जिससे कैट वहाँ कैट की जो लोकेशन है हमारे पास हो जाए, वकला साहिबान को ज़्यादा तकलीफ़ ना हो, ना लिटिगेंट्स को तकलीफ़ हो, ना वकला साहिबान को तकलीफ़ हो। तो जो मेंबर्स होते हैं उनके लिए भी ये वाला काम जो है अच्छा ईजी हो जाता है। लेकिन भारद्वाज साहब, एक इम्पॉर्टेंट सवाल ये बनता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पे ऊपर बन जाती है
कि बार एसोसिएशन को सियासी रंगत ना मिले, क्योंकि आपकी भी एफिलिएशन जो है कांग्रेस से रही है और उससे पहले भी वक्तन जो बार प्रेसिडेंट बनते रहे हैं उनकी कहीं ना कहीं किसी पॉलिटिकल पार्टी से एफिलिएशन रहती ही रही है। उस राजनीतिक विचारधारा का प्रभाव बार एसोसिएशन पे ना पड़े। देखिए, आपको पता है मैं 2 बार पहले भी प्रेसिडेंट रह चुका हूँ। मैं तब भी पार्टी के साथ एसोसिएटेड था। मैं कोई पहली बार एसोसिएट नहीं हुआ हूँ। मैं बिगनिंग से, जब मैंने 1980 में प्रैक्टिस स्टार्ट की थी, मैं तभी से पार्टी के साथ एसोसिएटेड रहा हूँ। तो मेरी इतनी लॉन्ग एसोसिएशन है। आप मेरा ट्रैक रिकॉर्ड देख लीजिए, मैंने कभी भी पॉलिटिक्स जो है वो एसोसिएशन के अंदर एंटर नहीं करने दी। बार के अंदर हमारी जो प्रायोरिटी होती है, हमारी प्रायोरिटी रहती है वेलफेयर ऑफ द मेंबर्स, ऑफ द लर्नर्ड मेंबर्स ऑफ द बार। मेंबर्स की वेलफेयर इज़ द ओनली प्रायोरिटी सो फार एज वी आर कंसर्न्ड एज एन एसोसिएशन। हम कभी नहीं चाहते कि हमारी पॉलिटिकल पार्टी मेरे थ्रू या किसी दूसरे ऑफिस बीरर के थ्रू या मेंबर्स के थ्रू वहाँ आके इंटरवीन करे। ना हमने पहले किया है, ना मैं इस बार करूँगा, ना ही किसी आदमी को इस किस्म की इंटरफेरेंस बार के अंदर करने देंगे हम। जी, दूसरी बड़ी बात है कि हाई कोर्ट को शिफ्ट किया जा रहा है। ये भी एक बहुत बड़ी डिमांड है कि वहाँ पर बहुत सारे पेड़ को काट करके शिफ्ट किया जा रहा है। क्या ये भी बिल्कुल रहेगी, बिल्कुल रहेगी। ना हो? मैं चीफ जस्टिस साहब से ज़रूर ये बात करूँगा, क्योंकि मैं कल ही इलेक्ट हुआ हूँ, तो मैं डेफिनेटली उनको कहूँगा कि जो फॉरेस्ट हमारे जम्मू के आसपास है उस फॉरेस्ट को प्रिजर्व किया जाए, नई प्लांटेशन हो। जो फॉरेस्ट है इसको बिल्कुल कटाई इसकी नहीं, ना ही परमिट होनी चाहिए, ना ही कटाई होनी चाहिए। ये जो जगह है, अगर आप इस जगह को देखें तो हमारे पास सफिशेंट प्लेस है। हाई कोर्ट का जो काम है बड़े आराम से यहाँ से देखा जा सकता है। इसकी एक्सपेंशन बड़े आराम से दोनों साइडों पे, लेफ़्ट साइड पे करना चाहें राइट लेफ़्ट पे करें, राइट पे करना चाहें राइट पे करें, बैक साइड पे करना चाहें। इसकी डिज़ाइनिंग ऐसी हो जाए, मल्टी स्टोरी अगर बिल्डिंग बन जाए हाई कोर्ट की, लिफ्ट लगे हुए हैं, तो बड़े आसानी के साथ, जगह भी वेस्ट ना हो। हमारा इस एरिया में भी फॉरेस्ट है, आपको पता है, इसके एडजाइनिंग भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, इसके पीछे भी फॉरेस्ट है। हमारी कोर्ट प्रिंसिस के अंदर भी अच्छी प्लांटेशन हमारी जो है हो चुकी है। तो मैं तो ये चाहता हूँ कि ये वाला एनवायरनमेंट जो है इसको प्रोटेक्ट किया जाए और फॉरेस्ट जो है इसको प्रिजर्व किया जाए। जम्मू जो है इसको एक खूबसूरत शहर, आगे ही हम मंदिरों वाला शहर कहते हैं, लेकिन इसके आसपास जो अच्छा फॉरेस्ट है उसको प्रिजर्व करने के लिए हम पूरी एफर्ट करेंगे और इनको सबको कन्विंस करेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन को, कि कोर्ट जो है वो यहीं पे रहनी चाहिए। आप इसको जिस भी ढंग से एक्सपैंड करना चाहते हो, आराम से ये एक्सपैंड हो सकती है इसी जगह पे। भरद्वाज साहब, वकला के लिए तो आप रिप्रेजेंटेशन करते ही रहेंगे, आप उनके रिप्रेजेंटेटिव में, उन्होंने आपको वोट डाला है, लेकिन लिटिगेंट्स वो भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जस्टिस डिले, जस्टिस डिनाई, जो पेंडेंसी लगातार बढ़ती जा रही है, उसको लेकर बिल्कुल डेफिनेटली करेंगे। देखिए, हाई कोर्ट में आज की डेट में 17 जजेस की स्ट्रेंथ है, तो सैंक्शन स्ट्रेंथ 17 है। मैं पूरी एफर्ट्स करूंगा कि चीफ जस्टिस साहब से या किसी और अथॉरिटी से भी हमें बात करनी पड़े, हमारे कोर्ट की स्ट्रेंथ कंप्लीट हो और 17 के 17 जजेस जो है वो हमारी कोर्ट को के पास अवेलेबल हो, नंबर 1। नंबर 2, कैट में मैक्सिमम हमारा काम ट्रांसफ़र हो चुका है, आपको भी पता है। तो कैट में भी हमारे पास एक ही बेंच है, एक बेंच हमारा जम्मू का काम देख रहा है, हमारा कश्मीर का काम देख रहा है, यूनियन टेरिटरी जो लद्दाख की है वो उनका काम भी कैट का जो एक ही बेंच है देख रहा है। हम पूरी एफर्ट करेंगे कि बेंच जो है कैट के ये भी इंक्रीज़ करें, ताकि काम जो है मैक्सिमम निकले और जो हमारे लिटिगेंट हैं या हमारी जनरल पब्लिक है उनको जो भी फीलिंग्स हैं, नुकसान उनको हो रहा है, जस्टिस डिले वाली जो आपने बात की, वो आगे आने वाले टाइम में ऐसा डिले ना हो, ये एफर्ट भी मैं ज़रूर करूँगा। मतलब सर, फैमिली कोर्ट जो है अब डिस्ट्रिक्ट की एक ही जगह हो जाएगी, आपको नहीं लगता कि इससे और भी केस लंबित होते जाएंगे? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। वो चीफ साहब मेरे ख्याल में इसका पूरा ध्यान रखते हैं। अगर एक जज साहब के पास सारे केसेस होंगे फैमिली कोर्ट के, जो ये वाले डिस्प्यूट्स हैं, फैमिली डिस्प्यूट्स,
तो वो एडिशनल जज भी अपॉइंट जी। किया जा सकता है, उसके लिए कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। उसके लिए हम इनको रिक्वेस्ट करेंगे जी। कि अगर एडिशनल जज की ज़रूरत पड़ती है तो एडिशनल जज भी आप अपॉइंट करिए। भरद्वाज साहब, रजिस्ट्री आपसे निकल गई है, दूसरा ट्रैफिक कोड जो है वो भी ऑनलाइन हो चुकी है, वकीलों से काफ़ी ज़्यादा काम निकल चुका है, रजिस्ट्री वापस आपके पास नहीं, है? रजिस्ट्री हमारे शुरुआती नहीं, दौर देखिए, में नहीं, आप तो कर ही रहे हैं, हाँ। मैं समझ रहा हूँ, लेकिन अब वहाँ जहाँ रजिस्ट्री होती है और कोर्ट, और उसमें काफ़ी नहीं, फर्क है। और वो देखिए वो उस इशू में अब नहीं जाया जी। जा सकता। वो जो जी। इशू वो हो चुके हैं, अब ये है इसके रेमेडियल मेजर्स लेने पड़ेंगे कि जो नुकसान इससे हुआ है वो नुकसान कैसे रिपेयर हो सकता है। उसके लिए हम पूरी एफर्ट करेंगे कि कोर्ट प्रीमिसेस के पास कहीं पे यही सब रजिस्ट्रार, काम तो सब रजिस्ट्रार्स को करना है, चाहे वो जुडिशियल ऑफिसर्स करें या राइट, रेवेन्यू वाले करें। सब जी। रजिस्ट्रार के ऑफिसेज जो हैं वो हमारे कोर्ट प्रीमिसेस में या इसके एडजाइनिंग कहीं पे लोकेट हो जाए, जिससे हमारा सारा जो डिफ़िकल्टी है वो ठीक हो जाएगी, दूर हो जाएगी। भरद्वाज साहब, जो यंग लॉयर्स आते हैं, नया नया ज्वाइन करते हैं, उनको सपोर्ट नहीं मिलती है, उनको कोई स्टाइपेंड वाइफन का भी नहीं, assurance दिया है? मैंने कुछ ऐसा नहीं रहा था? दिया, मैंने अभी नहीं दिया है, मैंने नहीं दिया, लेकिन जी। ये ऑलमोस्ट हर एक जो हमारे साथी इलेक्शन लड़ रहे थे उनके मैनिफेस्टो में था, हर एक के में था। तो जी। ये कॉमन मैनिफेस्टो होता जी। है। ये इस मसले में हम अपने जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनसे भी बात मैं करूंगा, नई जो एग्जीक्यूटिव होगी उससे भी बात करेंगे, और अल्टीमेटली हम डिसाइड करेंगे जहाँ जिस भी फोरम में ये इशू रेज करना है हम ये इशू डेफिनेटली रेज करेंगे। जम्मू प्रोविंस के साथ हमेशा पक्षपात होता है और वार लगातार आवाज़ उठाती रही है, वार हो, चैम्बर हो या बाकी दीगर जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, क्या आप भी इसको लेकर के प्रतिबद्ध है कि जैसे पिछला ट्रेंड रहा है बार एसोसिएशन का वैसा ही बिल्कुल चलता रहे? चलेगा, लेकिन जो बार का जनरल हाउस या एग्जीक्यूटिव डिसाइड करेगी, मैं अकेले कुछ नहीं करूँगा, मैं अकेले कुछ नहीं, क्योंकि ये एक जी। डेमोक्रेटिक बॉडी है, एक पढ़े लिखे लोगों की बॉडी है ये, तो ये यूनानिमसली जो डिसीजन लेते हैं, जब मेजॉरिटी से जो डिसीजन लेते हैं वही वाली इश्यूज़ पर हम, चाहे वो पब्लिक को कंसर्न करते हों, किसी और ऑर्गेनाइजेशन को कंसर्न करते हों, उस पर हम बातचीत करेंगे, लेकिन पूरी पहले डेलिब्रेशंस करके अपने ऑफिस बीयर्स के साथ जहाँ जहाँ हमें ज़रूरत पड़ेगी रिक्वेस्ट को एंटरटेन करेंगे, और जो हमारी पुरानी ट्रेडिशंस हैं, पुरानी ट्रेडिशंस को हम रिस्टोर करेंगे बार के अंदर। भरद्वाज साहब, आखिरी सवाल आपसे ये जानना चाहूँगा, काफ़ी लंबे समय से वकला की रिप्रेजेंटेशन नहीं थी, इलेक्शन नहीं हो पाए थे, कोविड-19 इसका एक बहुत बड़ा कारण है, कोविड-19 के चलते ही बहुत सारे काम आपके पास पड़े होंगे, कौन कौन से इंपॉर्टेंट इशू अब आपको लगता है कि वो प्रायोरिटी में वो आपको मैंने शुरू में बता दिया, रजिस्ट्रेशन वर्क है, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल है, उसके बाद जी। हमारे आप देखिए हमारे पास तो वकला साहिबान के अगर कोई वकील साहब बीमार हो जाएं उसके ट्रीटमेंट के लिए हमारे पास तो कोई फाइनेंशियल कोई होती नहीं है फैसिलिटी, उसके लिए भी हम कोई अरेंजमेंट करेंगे। जी। जो हमारे पास रिसोर्सेज होंगे बार में, जहाँ हमारे एडवोकेट्स वेलफेयर फंड जहाँ भी होगा, वो हम देखेंगे कि हमारे वकला साहिबान का वेलफेयर जो है बेस्ट तरीके से हम उनका ध्यान रख पाएँ, वो मेरी प्रायोरिटी रहेगी, वो मेरी प्रायोरिटी रहेगी। जी, भरद्वाज साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। दर्शकों, कुछ रोज पहले हमने बताया था कि जम्मू कश्मीर एक्स सर्विसमैन लीग के जो नुमाइंदे हैं उन्होंने आरोप लगाया था कि लीग की जो मैनेजमेंट बॉडी है उनने हमारे साथ धोखा किया है, लेकिन हमने आज लीग की मैनेजमेंट बॉडी खुद सामने आई, हमने बातचीत की, आई देखते हैं उनका क्या कहना है। दर्शकों, इस वक्त हमारे साथ रिटायर्ड कर्नल के.एस. जवाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और कुछ रोज पहले हमने आपको बताया था कि कुछ आर्मी पर्सनल एक्स सर्विसमैन वो आरोप लगा रहे थे कि कहीं ना कहीं उनके साथ ठगी की गई है। 2003 में लॉटरी निकाली गई थी, लॉटरी सिस्टम से उनको प्लॉट देने का वादा किया गया था और अभी तक उनको प्लॉट नहीं मिल पाए हैं, उनका ये आरोप था। और उस दौरान हमने कर्नल के.एस. जवाल से संपर्क करने का प्रयास किया था, लेकिन नहीं हो पाया था, लेकिन आज हम उनसे जानना चाहिए। कर्नल जवाल, ये कितने संगीन आरोप हैं और सदाकत कितनी है, सच्चाई कितनी है इसमें? मैं ये कहना चाहूँगा शुरू से
भाई इसमें जी। सच्चाई जो है वो बिल्कुल नहीं है। जी ये जितना भी ये प्रोजेक्ट है ये हमारा जी। यानी कि JKESL का इनका प्राइवेट प्रोजेक्ट नहीं है, ये गवर्नमेंट अप्रूव्ड है। और इस पूरे प्रोजेक्ट में मैक्सिमम पार्ट जो है वो गवर्नमेंट ने प्ले करना है ज़मीन देने के लिए। और ये जो स्कीम है ये ओरिजिनली जो है ये गवर्नमेंट ने अप्रूव की थी वर्बली 97 में, और उसके बाद ये फार्मल जो इसकी सैंक्शन है ये दिसंबर 99 में दी गई थी। और उसके बाद हमने इन लोगों को रजिस्टर किया जो लोग इंटरेस्टेड थे, क्योंकि हमें ज़मीन खरीदने के लिए पैसे चाहिए थे। और हमारी स्कीम में JDA वो इसमें फैसिलिटेटर लगाया गया गवर्नमेंट की तरफ से। जी जी। और उन्होंने ही हमें ज़मीन जो है वो एक्वायर करके देनी थी। जी। अच्छा, हुआ ये कि जब ये सैंक्शन आ गई फार्मली तो JDA ने हमें ये एडवाइस किया कि ये एक्विजिशन लॉन्ग प्रोसेस है, तो आप जो है ज़मीन खरीद लो डायरेक्टली और उससे ये प्रोसेस एक्सपीडाइट हो जाएगा। और हमारा भी मुद्दा ये था कि 4 या 5 साल के अंदर अंदर हम ये अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लें। लेकिन जब हमने ज़मीन खरीदना शुरू की, ये हमने शुरू की थी 2001 में जी। क्योंकि उस वक्त हमने थोड़े पैसे इनसे ले लिए थे और एक बोर्ड ऑफ अफसर के थ्रू ये खरीदी गई। और तकरीबन पहले 2 साल के अंदर हमें तकरीबन 1200 कनाल ज़मीन हमने खरीद ली प्राइवेटली, जिसमें से मैक्सिमम जो थी वो थी रजिस्टर हो गई हमारे नाम पे, लेकिन कुछ पोर्शन ऐसा था जो कि दफ़ा 4(8) में पड़ता था, तो वो इमीडिएटली रजिस्ट्रेबल नहीं था। कर्नल जमाल किस एंड पर अब डिले हो रहा है? क्योंकि उनको हमने देखा था वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनकी बातें सुनकर के ऐसा लगता था कि वो सच्चाई बोल रहे हैं। उनका ये कहना था कि हमें रजिस्टर्ड किया गया, ये कहा गया कि पास एरियाज़ में आपको प्लॉट्स दिए जाएंगे, आप बॉर्डर के रहने वाले हैं, आप इधर आकर के बसेंगे, आपके बच्चों की स्कूलिंग भी अच्छी होगी। लेकिन अभी तक उनको प्लॉट नहीं मिले हैं, आवंटित नहीं किए गए। देखिए ऐसे है, हमारे पास टोटल कोई 3,000 एप्लीकेंट्स हैं अभी, ठीक है। उसमें से तकरीबन हमने 1544 लोगों को अपने तौर पर ज़मीन ले करके हमने प्लाट लाट कर दिए हुए हैं जी। 1544 और सिर्फ 1398 प्लाट रह गए हैं। और 1398 प्लाट भी अगर हमें DC सांबा हमें ज़मीन दे देता तो ये हमारी 2012-13 तक सब कंप्लीट हो जाना था। लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से और उनके रेवेन्यू डिपार्टमेंट की तरफ से हमें रिक्वायर्ड सपोर्ट नहीं मिली, क्योंकि पता नहीं, ये हो सकता है ये कुछ बेनिफिट लेना चाहते हो और हमारे पास ऐसा कोई साधन नहीं होता भाई हम ये बेनिफिट दे सकें। तो इसलिए 2.5-3 साल के लिए अवार्ड के बाद उन्होंने हमें कोई लैंड हैंडओवर नहीं की, सिर्फ 163 कनाल ज़मीन जो ऑलरेडी हमारे पोजेशन में थी वो फार्मली हैंडओवर की आउट ऑफ द अवार्डेड लैंड। और अवार्ड जो गवर्नमेंट ने दिया हुआ है वो है 2685 कनाल का। इसमें जो एग्रीमेंट लैंड है वो भी रेगुलराइज हो चुकी है, क्योंकि वो भी अवार्ड में हमें दे दी हुई है। लेकिन बदकिस्मती से वो लोग, कुछ लोग जो थे लैंड ओनर्स, वो कोर्ट में चले गए 2015 में और स्टे ले लिया। 15 से लेकर के एक कोर्ट स्टे की वजह से हम इसकी आगे प्रोग्रेस नहीं कर सके। आपको एक बात की हैरानी होगी कि DC ने जो रेट फिक्स किए हैं ज़मीन खरीदने के 2012 में, वो एवरेज बनते हैं 2,34,000। और हमने इन लोगों को वेलफेयर स्कीम के तौर पर और सस्ते से सस्ता प्लाट देने के लिए इनसे हमने ज़मीन की कीमत 50 और 60 हज़ार रुपये के बीच में दी।
जी। ये भी एलिगेशन लगे कर्नल जमाल, ये लोग ये भी एलिगेशन लगा रहे हैं कि उनके पैसों से आपने एक बड़ा आलीशान स्कूल खोल रखा है, उससे काफ़ी सारी आमदन जो आ रही है उसका मिसयूज़ हो रहा है। एक बात मैं ये कहना चाहता हूँ, ये मेरे पास एक इसका IRLA है, मतलब ये एक रजिस्टर होता है जिसमें इंडिविजुअल का अकाउंट होता है। तो मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा इसके बारे में बड़ी क्लियरली। हमें कम से कम शॉर्टफॉल जो लैंड हमने DC को पेमेंट करनी है वो है ऑलमोस्ट 25 करोड़ रुपया। राइट। और ये 25 करोड़ शॉर्टफॉल 25 करोड़। हाँ, शॉर्टफॉल देखिए, हमने 62.86 के करीब ज़मीन की कीमत है जो DC ने मुकर्रर की हुई है, 2685 कनाल की। और अभी तक जो हमने लोगों से पैसा जमा कराया हुआ है वो सिर्फ इस ज़मीन के लिए, थोड़ी ज़मीन जो पहले खरीदी थी उसका पैसा नहीं मैं इसमें शामिल कर रहा हूँ, उसके तकरीबन अराउंड 37 करोड़ रुपीस जो है ये हमने एप्लीकेंट से अभी तक लिया हुआ है जी, एज अगेंस्ट द कास्ट जो DC को पे करनी है वो 62 करोड़ 62.5 करोड़ रुपये के करीब है। तो इसको पूरा करने के लिए जितनी भी पैसे हमने इनकी लैंड कास्ट ली हुई है उसमें से 24 करोड़ रुपया DC को ऑलरेडी पे हो चुका है इस अवार्डेड लैंड का, जो वो जिसलिए जो उसने हमें हैंड ओवर करनी थी। ये पे हुआ है 2007 में और 14 में 24 करोड़ रुपया। और उस वक्त से लेकर के पिछले 1 साल तक we were not getting even a single penny on interest. We had to fight in the court and get this land amount transferred. और बड़ी बात जो है जो अपने पास है हमारे, वो 1/3 पैसा जो इन्होंने जमा कराया है वो हमारे पास है और FDs में डाला हुआ है। जितना भी इंटरेस्ट लैंड के ऊपर आता है एक भी पैसा कहीं डाइवर्ट नहीं किया जाता, और सारे का सारा पैसा हम इंटरेस्ट में इकट्ठा करके ये जो शॉर्टफॉल है इसको पूरा कर रहे हैं। कर्नल जमाल, आखिरी सवाल, आप इनको क्या कहेंगे, क्या एश्योरेंस देंगे कि कब तक इनको प्लाट मिल जाएंगे? एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ आपसे, भाई हमारा जो कोर्ट केस है 1.5 साल तो लगा नहीं कोरोना में जी, और अभी ये पिछले कल लगा था 26 तारीख को। तो 26 तारीख को जो दूसरी वकील है वो जैसे नॉर्मल करती है उसको इस बार किसी ने हमला किया, वो ज़ख्मी हो गई और हॉस्पिटल में एडमिट हो गई। तो जज ने ये हियरिंग जो है वो सितंबर के लिए पोस्टपोन कर दी है। तो हमने अभी एक सीनियर एडवोकेट और हायर किया है सो दैट ये हमारा केस जल्दी से जल्दी डिसीजन हो, जो पेंडिंग है फॉर द लास्ट 8 ईयर्स जी। तो हम जिस दिन ये केसेस डिसाइड होते हैं और ये लैंड फ्री हो जाती है तो हमने ऑलरेडी गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ को अप्रोच किया हुआ है, डिवीजनल कमिश्नर को, कमिश्नर को, इवन लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को भी अप्रोच किया हुआ है। भाई वो DC को इंस्ट्रक्शन दें, भाई एज सुन एज केस इज़ डिसाइडेड वो इमीडिएटली ज़मीन हमें हैंड ओवर करे, और जैसे ही ज़मीन हमें मिलती है तो हम 2 या 3 महीने के अंदर अंदर सबको प्लाट लाट कर देंगे। दूसरी तरफ ये जो पैसा हमने डेवलपमेंट करनी है, जब तक हमारे पास पैसे नहीं है हम डेवलपमेंट नहीं कर सकते, ना सड़कें बना सकते हैं, ना नालियाँ बना सकते हैं, ना उधर पुलियाँ बना सकते हैं। तो उसके लिए जो हमने इनसे पैसा लिया हुआ है वो भी 100% सिक्योर है, और उस पैसे पे जो थोड़ा बहुत इंटरेस्ट आता है 3-4 लाख रुपया, उसमें से जो स्टाफ उधर एम्प्लॉय किया हुआ है उसको ऑनरेरियम देते हैं और थोड़ी डेवलपमेंट करते हैं जी। और कर्नल जमाल नहीं, एक और जी, आप तो शायद उन्होंने अपनी साइड से बताया हुआ है, लेकिन हमारे जो इधर स्टाफ है दे आर सो डेडिकेटेड और इतने ऑनेस्टली वर्क करते हैं, भाई उनको अदर देन मीगर ऑनरेरियम, जैसे एक अफसर को हम सिर्फ 15,000 स्टार्टिंग पे है उसकी ऑनरेरियम है, और 15,000 पे आजकल एक क्लर्क नहीं आता आपकी ऑर्गेनाइजेशन में, और अफसर बार जो है ये 70-80 हज़ार रुपया कम से कम उनकी पे है, लेकिन वो सब वेलफेयर के तौर पर काम कर रहे हैं। एक दूसरी हम इनके खर्चे और कम कर रहे हैं डिपार्टमेंटल काम करके। जैसे मैं आपको एक मिसाल देना चाहता हूँ,
हमने जो एक ब्रिज उधर बनाया उसकी एस्टिमेटेड कास्ट 1 करोड़ 30 लाख थी और हमने 30 लाख रुपए में बनाया डिपार्टमेंटली, और इस प्रोजेक्ट को और एक्स-सर्विसमैन को 1 करोड़ रुपए का उससे फ़ायदा हुआ। इसी तरीके से ब्लैक टॉपिंग जो है ये तकरीबन 25 लाख रुपया 1 किलोमीटर का, डिपेंडिंग अपॉन कितनी चौड़ी कर रहे हैं, उसको भी हमने खुद करते हैं, जब तो 8 या 9 लाख रुपए में करते हैं। तो हम इस हद तक जाते हैं इनको बेनिफिट देने के लिए, लेकिन हमें अफसोस है कि ये लोग समझते नहीं, क्योंकि ये जो भी डिले है या कोई भी और चीज़ है ये हमारी तरफ से कुछ नहीं है, ये एक्चुअली इन्होंने चाहिए कि ये गवर्नमेंट पे प्रेशर डालें, क्योंकि जब तक डीसी आगे नहीं आएगा तब तक हमें ज़मीन नहीं मिलनी जी, और जब तक वो ज़मीन नहीं देंगे तब तक हम आगे चल नहीं सकते, क्योंकि अभी इस वक्त उसी कॉलोनी में जो प्लाट्स पेरीफेरी पर है वो तकरीबन 20 लाख रुपए चले गए हैं। तो ये जितने भी एप्लीकेंट्स हैं दे आर गोइंग टू गेट ए वेरी कॉस्टली लैंड और एक्सट्रीमली वेल डेवलप्ड। हम इसको इनको ऐसी कॉलोनी देना चाहते हैं जी कर्नल जमाल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद, मेहरबानी। तो दर्शकों, बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए और मुझे दीजिए इजाजत।